So hi everyone, welcome to you all in my another video. And today video is a very inspiration for you if you are looking to migrate Australia or any other country. So today with us, Muzaffar with us. He is from Rajasthan, India, but his journey is totally different because he tried several times to pass DHA exam for Dubai, and he is unable to pass because he choose basically a wrong academy. Because for us we provide 100% guaranteed pass. So you need to pay for a DHA exam half fees once you pass the exam. But I don't know where he joined. I don't ask you about that academy, whatever he did. But then he was very scared to join academically as well, because someone already failed 3 times in that exam. DHA is a very easy exam and little bit hard exam, I can say. CAPS exam. The CAPS exam, I personally feel this is very easy exam as compared to like GPAT in India, or if we compare like PBC for Canada, it's very easy exam. And so we'll see his journey, how he did basically in his first attempt. He passed the CAPS exam. And today, as you know, the CAPS exam result came. Hi, Muzaffar, how are you? Hello, sir. I'm good, sir. How are you, sir? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। मुजफ्फर, आपने बी फॉर्म आपने कहाँ से किया था? तो गाइस, वी आर बेसिकली रिकॉर्डिंग दिस सेशन इन हिंदी, बट आवर अदर लेक्चर दे विल डू इन इंग्लिश एज वेल, सो यू विल नो। ओके, यस मुजफ्फर। यस सर। सर मैंने पास किया था राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर से बेसिकली। अच्छा मैंने पास किया था 2009 से। अच्छा। 2009 से काफी लंबी गैप है सर। 2009 के तो बाद आप सर। रहने वाले किसी छोटे गांव के हो, या आप मेन शहर जयपुर में रहते थे आप? आपकी आपका? नॉट इन जयपुर सर। प्रॉपरली मैं एक रिमोट एरिया से हूँ। आप उसको टाउन कह सकते हैं, कस्बा है छोटा सा, अच्छा, मैं नाम मैं सुना खुद ही एक कस्बे से हूँ। तो कस्बे में फैसिलिटीज नहीं होती है। मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि वो राइट गाइडेंस नहीं मिलता है। कोई छोटी जगह होती है, वहाँ कॉलेज होते हैं, इतना वो होता है। यस जी सर। मुजफ्फर। जी सर, ये प्रॉब्लम होती है रिमोट एरिया की। यही प्रॉब्लम होती है कि आपको गाइडेंस लेकिंग होता है वहाँ पे सर। गाइडेंस की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये बी तो फॉर्म आपने कौन सी ईयर में पास किया था? उसके बाद से फिर आप क्या कर रहे थे? सर मैं 2009 में मैंने पास आउट किया था। उसके बाद मैंने कुछ टाइम तक सर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब की। कुछ अच्छा। टाइम में जी सर, कुछ टाइम एज ए फार्मासिस्ट भी रहा हूँ। जी सर। ओके, फिर तो उसके बाद बेसिकली मुजफ्फर एमआर की जॉब किया, फिर उन्होंने कुछ हॉस्पिटल की भी जॉब किया, और साइमल्टेनियसली आपने ये जो डीएचए दिया था 3 बार। तो आपने ये सिलेक्शन कैसे किया था वो उस एकेडमी का? आपको कैसे मालूम चला कि वो एकेडमी राइट है या रॉन्ग है? क्योंकि जब आप कुछ चूज करते हैं तो बहुत ही केयरफुली रहें, क्योंकि आपको जो पैसे दे रहे हो, इट्स नॉट जस्ट द मनी, जो आपका टाइम है और जो आपको ना इंटरनली आपको ब्रोकन कर देगा। अगर आप समझो कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है ना पर्सनली, कि यार मैंने इतना एफर्ट किया और मैं पास नहीं किया। तो वो उस बच्चे की गलती नहीं थी, बेसिकली उस एकेडमी की गलती थी जिसको उसने ज्वाइन किया। बेसिकली मैं तो ये समझता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैं 1 साल से ट्राई कर रहा था अबू धाबी के लिए। और मेरा जो फ्रेंड सर्किल है उसमें से मुझे किसी ने बताया था उस एकेडमी के बारे में। वो एकेडमी केरला बेस्ड है और हम्म। वो अबू धाबी के लिए और जो दुबई अबू धाबी और जो फुजैरा है उसके लिए तैयारी करवाती है। अच्छा बेसिकली वो एक्चुअल में नर्सिंग एकेडमी है। वो नर्सिंग लोगों को करवाती है जो नर्सिंग के लिए कोशिश करना चाहते हैं गल्फ में। बट वो एज ए फार्मासिस्ट वालों को भी करवाती है। मतलब उनका कुछ ऐसा नहीं है इसके स्पेसिफाई वो फार्मासिस्ट वालों को ही जो है प्रिपरेशन करवाएंगे। अच्छा। और मेरी मेरी गलती ये होगी कि सर मैंने वो ज्वाइन कर ली और मैं कंजिक्यूटिव सर 3 बार फेल हुआ हूँ अबू धाबी के एग्जाम में। तो आई वॉज टोटली ब्रोकन फ्रॉम मेन साइड ये सर। तो मनी वाइज, ये यस। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज डीएचए का, और आपको फिर आपने फिर एकेडमी के लिए कैसे ज्वाइन किया? सर जब मैं ट्राई कर रहा था अबू धाबी के लिए तो मैं आपके वीडियोस भी देखता था। असल में आपके वीडियोस काफ़ी वायरल हैं सर। ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता था कि गल्फ में मैं जॉब करूं। असल में मेरे लिए इजी रहेगा। मैं ये सोचता था कि गल्फ का ज्वाइन करना मेरे लिए इजी रहेगा और सूटेबल भी रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा काफ़ी दूर भी हैं और मुश्किलें भी ज़्यादा हैं। तो मैं बेसिकली गल्फ के लिए ही जाना चाहता था। लेकिन जब मैं 3 बार फेल हो गया तो मेरे पास कोई और रास्ता बचा नहीं। और मैं आपके वीडियो में पहले देखता था यूट्यूब पर। तो सर मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। फिर मेरी बात हुई चैटिंग के थ्रू आपसे, और आपने मुझे काफ़ी इंकरेज भी किया। लेकिन मैं सही बताऊं तो मैं काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि मैं टोटली नहीं नहीं, मैं समझ गया। जिस आप डरे हुए तो हमेशा 3 बार अगर आप ऐसे एग्जाम में फेल हो चुके हो जो है दुबई वाले में, तो फिर आपको क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड एग्जाम है उस एग्जाम से एज कम्पेयर टू, है ना ये, मगर ये मीडियोकर एग्जाम है। क्योंकि अगर हम यूएस का जो नेपलेक्स है या कनाडा का जो पीबीसी उससे कंपेयर, क्योंकि ये
ए लेवल कंट्रीज हम बोल सकते हैं ना, नंबर 1 कंट्रीज में से एक आती है ना, उसको बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, जैसे कि यूएस, जी कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो ये हाई इनकम कंट्रीज में से आती है ना, तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते जो गल्फ कंट्रीज है वहां से। और यहाँ पर जो है परमानेंट वीजा मिलता है, मतलब पीआर मिलता है, आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, आपको पूरी फैमिली के साथ आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो, तो वो बेस्ट होता है। हमारे पास कम से कम 30-40% जो स्टूडेंट हैं वो गल्फ कंट्री में लोग जॉब कर रहे हैं, इंडियन वो लोग हैं मैक्सिमम लोग, है ना। तो ये हमेशा रहता है, फिर भी मुजफ्फर ने हम पे बिलीव किया, उन्होंने ज्वाइन किया एकेडमी। और मुजफ्फर ने बेसिकली एकेडमी के लिए जो ज्वाइन किया था, उन्होंने शुरू से नहीं किया था, कुछ लेक्चर्स इनके निकल गए थे, इन्होंने अराउंड 2.5 महीने ही इन्होंने प्रिपरेशन की है। तो अब मुजफ्फर बताइए, तो 2.5 महीने में आपने क्या किया, आपने कितने घंटे आप पढ़ते थे अपार्ट फ्रॉम लेक्चर? सर, मैं असल में मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं लास्ट टाइम तैयारी कर रहा था अबू धाबी के लिए, तो मुझे सिटिंग में प्रॉब्लम होने लगी थी सर। मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता था सर। तो मैं लेक्चर तो ले लिया करता था जैसे तैसे करके, लेकिन मैं हाँ। बस 2 घंटे, 2 घंटे, कभी 1 घंटे इस तरह से डेली का मैं पढ़ाई करता था। और मैं इस चीज़ से काफ़ी डरा हुआ था कि मैं कैसे कैब पास करूंगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बैठ नहीं पाता था सर। अब आप जानते हो सर, जिसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो यस, कंटिन्यूसली कैसे बैठेगा कंटिन्यूसली नहीं 4 घंटे। बैठते। यस यस तो यस। मैं सर क्या करता था कि जैसे आधे घंटे मैंने स्टडी कर ली, तो मैं कुछ देर अपने आप को रेस्ट देने के लिए लेट जाया करता था। कभी मैं स्ट्रेचिंग करने लग जाया करता था। तो मैं कंटिन्यूसली तो मैं बैठ नहीं पाया सर। अपार्ट फ्रॉम क्लासेस मैं सर 2 घंटे पढ़ता था, कभी 1.5 घंटे पढ़ता था, किसी किसी दिन में 1 घंटे भी पढ़ता था। किसी दिन मुझे ज़्यादा पेन होता तो मैं स्किप भी कर दिया करता था सर। तो अ, मतलब ये लगा लो कि मुजफ्फर ने जो पढ़ाई किया है वो अराउंड, उन्होंने एवरेज 2 घंटे 2.5 घंटे लगा लो पर डे का, अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर, है ना, लेक्चर उन्होंने अटेंड किया उसके साथ। अच्छा ये बताइए, मैंने लेक्चर मुजफ्फर ये जो हमारे मॉक टेस्ट थे, क्या उन्होंने आपको कुछ हेल्प किया? कितने परसेंट उस मॉक टेस्ट से क्वेश्चन आए थे आपके अकॉर्डिंग? मैंने असल में मॉक और जो हैंडआउट थे, काफ़ी उन्होंने हेल्प की मुझे स्टडी करने में, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली तो बैठ नहीं पाता था। लेक्चर मैंने पूरे अटेंड किए। लेक्चर अटेंड करने के बाद मेरा ये था सर कि मैं मॉक्स मैंने स्टार्ट कर दिए थे अराउंड आफ्टर 1 मंथ लेक्चर लेने के बाद। हम्म। मॉक्स में मुझे काफ़ी हेल्प किया सर। 90% अराउंड उसमें से आया। 90% में कहूँगा तो गलत नहीं रहेगा, बिल्कुल 90% ही आया उसमें से। और जब मेरे मॉक्स पूरे हो गए तो मैंने फिर हैंड आउट पढ़ना शुरू किया। अब हैंड आउट की मैं आपको बात बताऊँ कि मैं हैंड आउट मैंने 80% तक मैंने पढ़ लिए थे। पर हाँ, मैंने मॉक्स में कंटिन्यूसली करता रहा। और मॉक्स से मुझे काफ़ी मदद मिली। मुझे काफ़ी इंकरेज करते थे हारिका मैम और आरिफ सर, क्योंकि मेरा मॉक में भी जो मेरा रिजल्ट था वो ऐसे ही था सर। मतलब मैं अराउंड 80% कभी मैं अचीव करता था, कभी 70%, कभी 60%। तो मैं कंटिन्यूसली करने लगा। मैं लास्ट तक आते सर 90% तक मैं अचीव करने लग गया था मॉक में। वेरी गुड। तो बेसिकली एकेडमिकली भी हम लोग क्या करते हैं, जो लाइव लेक्चर्स लेते हैं, फिर आपको स्टडी का हैंड आउट भी देते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, और साथ में फिर हम लोग आपका एक मॉक टेस्ट लेते हैं, तो जिसकी जो परफॉर्मेंस होती है हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं, हमारे जो लेक्चर्स हैं। अगर आपका 50 बिलो जा रहा है, अराउंड 50 आ रहा है, तो मतलब आप बॉर्डर पे चल रहे हो आप, तो फिर वो लेक्चर आपसे 1-on-1 करते हैं। पर अगर आपका 60 प्लस है तो समझो आपका काम परफेक्ट चल रहा है, कि आप डेफिनेटली आप पास करो। तो उन्होंने धीरे धीरे इंप्रूव किया, 50 से 55, 60, 70, आप 90% लास्ट में आने लगा। और 90% जो क्वेश्चंस जो है, इन्होंने बताया कि इनके एग्जाम में वो हमारे मॉक टेस्ट से ही आए थे। कुछ बच्चों ने बताया कि 95% तक मॉक से आए थे। पर मॉक पे हम लोग बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि मॉक से कभी कभी नहीं आता है तो आप पास नहीं कर सकते हो। तो हम आपको ऐसा पढ़ाते हैं A to Z, वो कहीं से भी पूछे उस सिलेबस से, आपको आप इतना 50% आप कर दोगे, आप पास हो जाओगे। तो ये हमारा एम है, आपको एग्जाम पास करना। वी आर नॉट हियर टू टीच यू फार्मेसी, यू आर ऑलरेडी ए फार्मासिस्ट, राइट? तो जी सर। यस मुजफ्फर। जी सर। बेसिकली क्या है सर, अगर आप क्लासेस अगर लेते हो पूरी, तो आपके फंडामेंटल सारे क्लियर हो जाते हैं। और वो मुझे काफ़ी हेल्प किया सर मेरे फंडामेंटल क्लियर करने में, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया था। ऑलमोस्ट 13 to 14 ईयर का गैप था। और वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए अचीव करना, क्योंकि इतने बड़े गैप के बाद मेरे फंडामेंटल तो इधर उधर हो गए थे सर। तो जब मैंने लेक्चर लिए तो मेरे फंडामेंटल क्लियर हुए, और मैं फिर मॉक लेने लगा। तो मॉक मेरा 50% से स्टार्ट होकर 80-90% मेरा मॉक का स्कोर पहुंच गया था। और मैं उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं था। तो मैंने एक बार हारिका मैम, जो अकेडमी के लिए ये हारिका मैम है, मैंने उन्हें अपना जो है स्कोर कार्ड है मॉक का, वो एक बार शेयर किया मैंने। हाँ। तो मैं काफ़ी डरा हुआ था उसको लेकर के। तो मैडम ने मुझे काफ़ी इंकरेज किया उस चीज़ को लेकर के, कि ये अच्छा स्कोर है तुम्हारा, 80 अबो 80-90% है, तो इट्स इजी फॉर यू, यू कैन अचीव इट। तो वो उससे मुझे काफ़ी मदद मिली। और फाइनल रिजल्ट सर मुजफ्फर, आपके ये सामने। तो लास्ट में आप क्या बोलना चाहोगे जो लोग हमें देख रहे हैं और उनको
वो ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि एकेडमिकली ज्वाइन करना चाहिए, उन्होंने तो आपको कैसे हेल्प किया एकेडमिकली ने, और आपका आप क्या बोलना चाहोगे उन लोगों के? बेसिकली अगर आपका ड्रीम ऑस्ट्रेलिया है, आप एकेडमिकली को ज्वाइन करो नहीं करो, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 100% अपना दो, आप मस्ट ट्राई करो, मस्ट ऑस्ट्रेलिया आओ, इंडिया से बाहर जाओ, इंडिया में ही जो है आप गालियाँ मत बकते रहो कि फार्मेसी का स्कोप नहीं है, बहुत बेकार कोर्स कर लिया हमने, है ना। दुनिया बहुत बड़ी है, थोड़ा बड़ा सोचो, आगे बढ़ो, ठीक है। हमारा वही एम है, इसलिए हम लोग वीडियो करते हैं, इसलिए हमने एकेडमिकली को स्टार्ट किया। तो मेरा एम यही है कि इंडियंस को एटलीस्ट आप किसी भी कंट्री में आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपनी लाइफ वीडियो से देखते हो, अगर आप समझो एक बंदा अगर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, तो वो ही नहीं, उसकी पूरी जो फैमिली है ना, वो सबको, फैमिली को वो चेंज कर सकता है, जो है ना। इट्स नॉट जस्ट द मनी, है ना। कितने लोग इंस्पायर होंगे इनके गांव से, यहाँ कोई लड़का ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट की जॉब कर रहा है, अगर ये वहीं पे एमआर शिप करते रहते, जिन्हें पता नहीं कितने एमआर हैं, कौन पूछता है यार। आप लोग मजाक बनाते हैं एमआर की, तो बेसिकली क्या बी फार्मा करने के बाद बैग उठा रहा है ये। मेरी पर्सनली 4 फार्मेसीज हैं इंडिया के अंदर, मेरा भाई खुद एक मैनेजर थे एक कंपनी में, तो मुझे पर्सनली इसका बहुत ही एक्सपीरियंस है कि लोग क्या बोलते हैं एमआर शिप के बारे में। मगर आप आगे बढ़िए और डिसीजन लीजिए, बेसिकली आपको स्टार्ट करना है खुद से। जी सर। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? ये इनिशिएट तो आप लेना बताइए, पड़ेगा। लास्ट में मोटिवेशन क्या बोलना चाहोगे आप? मेरा मोटिवेशन ये है कि मैं मतलब मैं जिस जिस सिचुएशन से मैं गुजरा था, और मैं काफ़ी कंफ्यूज था इस चीज़ को लेकर के, और मैं टूटा हुआ भी था अंदर ही अंदर के कैसे क्या कुछ होगा, और सारी चीज़ें थी एकेडमिकली ज्वाइन करने से पहले। बट फाइनली मैंने ज्वाइन किया, सारी चीज़ों को मैंने साइड रखते हुए कि कुछ तो करना ही है। और मैंने काफ़ी, जो आपने जो वीडियोस अपलोड किए थे, मुझे काफ़ी उससे मदद मिली ज्वाइन करने में, मुझे मोटिवेशन मिला। तो मैं मेरे दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि आप जस्ट गो फॉर इट, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन अचीव इट, इट्स नॉट दैट हार्ड। बस वो डर है मन का। आप एक बार ज्वाइन करेंगे तो काफ़ी आपको जो है ईजीनेस होगी, एग्ज़ाम क्लियर करने में आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे। और मैं ये कहूँगा कि आप मतलब बहुत ज़रूरी है अच्छी एकेडमी चूज़ करना, और एकेडमिकली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। थैंक देखो, यू सर, बस इतना ही। आपके जो मन में डर है ना, वो डर को निकालो और इनिशिएट करो, स्टार्ट करो कुछ भी। आप करना चाहते हो लाइफ में, तो थोड़ा सा रिस्क तो है, मगर अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जहाँ हैं आप वहीं रहेंगे। नो रिस्क नो गेन। तो मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमें देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग भी एकेडमिकली ज्वाइन करें या नहीं करें, पर लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है इनिशिएट करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। और फेलियर जो है वो सिखाता है आपको। जरूरी नहीं कि आपने कोई फेल हो गए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मैंने बी फॉर्म में फेल हो गया, मेरी बैक आ गई है, क्या मैं पास कर पाऊंगा या नहीं? तो ये एग्जाम बहुत ही इजी है, एनीवन कैन पास, यू नो। ये है कि राइट डायरेक्शन चाहिए, और हमारा जो सिलेबस है बहुत ही प्रिसाइज सिलेबस है, एग्जाम उसी से ही आता है अभी तक का, तो यही है। अभी तक अगर उन्होंने बिल्कुल। चेंज नहीं किया है ना। नहीं सर, 90% से आया सर, तो फिर तो आपका जो है यस। मोक और हेल्प की सर, और फंडामेंटल सारे आपके क्लियर हो गए, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू क्लियर द कैप्स एग्जाम सर। तो मुजफ्फर, आई विल सी यू। एक दिन मेरा सपना है कि मुजफ्फर को जो है सिडनी में ये एक आए, तो हमारे साथ में एक एक वीडियो करेंगे ये। अभी उन्होंने कैश पास किया है, तो अभी थोड़ा सा जर्नी है इनको, अभी इंग्लिश का टेस्ट पास करना है, और फिर वीज़ा लेके ये ऑस्ट्रेलिया आएंगे। तो आई होप कि ये इस साल के एंड से पहले पहले जो है मुजफ्फर जो है ऑस्ट्रेलिया में लैंड करेंगे। एंड आई विल सी यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू सो मच मुजफ्फर। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू, बाय। मच।